अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान से उस लकड़ी के पुतले में प्राण डाल दिए। अब वह लकड़ी का पुतला एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो चुका था। जब प्रातः काल हुआ तो शेष तीनों मित्र भी जाग गए। अब तो सुनो, ये रही चौथी कहानी। 4 मित्र थे, एक खाती, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। एक दिन चारों ने आपस में परामर्श करके धन अर्जित करने के लिए परदेश जाने का निश्चय किया। जब संध्या हुई तो वे सभी एक स्थान पर ठहर गए और वहीं रात्रि व्यतीत करने का निर्णय लिया। यह तय हुआ कि चूंकि वह क्षेत्र निर्जन और सुनसान है, इसलिए रात्रि के चारों पहरों में बारी बारी से पहरा दिया जाएगा। सबसे पहले खाती के पुत्र की पहरा देने की बारी आई। शेष तीनों सो गए और वह पहरा देने बैठ गया। बैठे बैठे उसकी दृष्टि पास में पड़े लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे नींद भी दूर रहे। उसने अपने औजार में निकाले और उस लकड़ी के बड़े टुकड़े को तराशना प्रारंभ कर दिया। रात्रि के पहले पहर के अंत तक उसने उस लकड़ी के टुकड़े को एक सुंदर स्त्री की मूर्ति का रूप दे दिया। इसके पश्चात उसने दर्जी के पुत्र को जगा दिया और स्वयं सोने चला गया। अब दर्जी का पुत्र पहरा देने बैठ गया। कुछ समय पश्चात उसे प्रतीत हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। वह पास गया और देखा कि वहां लकड़ी की एक मूर्ति खड़ी है। मूर्ति को देखकर उसने मन ही मन कहा, खाती के पुत्र ने कितनी उत्कृष्ट कारीगरी की है, किंतु मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। यह सोचकर उसने अपने सामान से कपड़े तथा सुई धागा निकाला और रात्रि के दूसरे पहर के अंत तक उस मूर्ति के लिए एक सुंदर परिधान तैयार कर दिया तथा उसे वस्त्र और चुनरी पहना दी। अब सुनार के पहरा देने की बारी थी। दर्जी ने उसे जगा दिया और स्वयं सोने चला गया। अपनी नींद दूर करने के लिए सुनार ने ठंडे जल से अपना मुख धोया और पहरा देने बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी उस स्त्री पर पड़ी। वह विस्मित रह गया और सोचने लगा कि इतनी रात गए इस निर्जन वन में यह स्त्री कहाँ से आ गई। उसने उसे पुकारा परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। रानी मौनवती एक बार फिर स्वयं को रोक न सकी और क्रोध में बोली, अरे ओ खिड़की, ये तेरी बदमाशी है। मैं तुझे प्रतिदिन साफ करवाती हूँ, हर 6 महीने में तुझ पर नया रंग करवाती हूँ। तूने मुझसे कभी बात नहीं की और परदेसियों के सामने मेरी झूठी बुराई कर रहा है। सुबह होने दे, यदि तेरी मरम्मत नहीं करवाई तो कहना। रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, ये बताना अत्यंत कठिन है कि इस कथा में वास्तव में कौन महान है। वो राजा महान नहीं था क्योंकि उसके भीतर शक्ति थी पर संयम नहीं था। उसने सिंह होकर भी झूठे पर दृष्टि डाली। मंत्री भी पूर्णतः महान नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर संदेह किया और भय के कारण उसे त्याग दिया। यदि इस कथा में कोई महान है तो वह सुलोचना है। उसके पास रानी बनने का अवसर था पर उसने लोभ नहीं चुना। उसने विरोध नहीं किया, कलह नहीं किया, न्याय के लिए शोर नहीं मचाया। उसने अपने पतिव्रता धर्म को बुद्धि की ढाल बना लिया। ऐसी स्त्री न केवल महान होती है बल्कि पूजनीय भी होती है। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर रानी की ओर शरारती मुस्कान से देखा और बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रानी। मैं आपसे अत्यंत प्रभावित हूँ। फिर राजा विक्रमादित्य ने ढोल वाले की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, मार ढोलिया, नगाड़े पर चोट। रानी तीसरी बार बोल पड़ी। ढोल वाले ने पूरी शक्ति से ढोल बजाया। तीसरी बार डंक की ध्वनि सुनते ही जेल में बंद रानी के कैदी खुशी से नाच उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब उनकी रिहाई और इस अंधेरी कोठरी के बीच केवल एक पहर का अंतर रह गया है। रानी भी इस बार पूरी तरह सतर्क होकर बैठ गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए मैं चौथी बार नहीं बोलूंगी। राजा विक्रमादित्य ने वीर की ओर देखते हुए कहा, भाई, रानी की हार के बाद रात के 3 पहर तो बड़े आराम से बीत गए। अब तुम भी कुछ सुनाओ ताकि यह अंतिम पहर भी कट जाए। राजा ने रानी के हार की ओर देखा। हार पर बैठे वीर ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपको कोई नई शिक्षा दे सकूं। हाँ, मैं अवश्य हुकारा भरूंगा। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, ठीक है, चौथी कहानी। पत्नी ने पूछा, यह सब कहाँ से आया? मंत्री बोला, यह राजा ने उपहार में दिया है। अब मंत्री अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आता है। इस प्रकार समय बीतता गया। न तो मंत्री ने पत्नी की कोई खोज खबर ली और न ही उसे लेने गया। जब बहुत दिन बीत गए तो अंततः मालती के भाई मंत्री के पास पहुंचे और बोले, आप हमारी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहे? मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं रही।
मालती के भाई महाराजा के दरबार में पहुंचे और मंत्री की शिकायत की। राजा ने तुरंत मंत्री को भी बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने इसे एक हरा भरा फल फूलों से लदा बाग सौंपा था, जिसमें मीठे जल से भरा कुआं भी था। किंतु इस व्यक्ति ने उस सुंदर बाग को उजाड़ दिया, सारे फल खा गया और कुएं के जल को भी दूषित कर दिया। महाराजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह सत्य है? मंत्री धर्मपाल बोला, महाराज, इन्होंने मुझे बाग जैसी अवस्था में सौंपा था, उससे कहीं अधिक उत्तम स्थिति में मैंने इसे इन्हें लौटाया है। यह सुनकर महाराजा ने मालती के भाइयों से पूछा, क्या मंत्री सत्य कह रहा है? वे बोले, हाँ महाराज, बाग पूर्णतः सुरक्षित है, किंतु हम यह जानना चाहते हैं कि उसने बाग लौटाया ही क्यों? राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री बोला, महाराज, बाग लौटाने का कारण ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। एक दिन जब मैं बाग में गया तो मुझे वहां सिंह के पंजों के निशान दिखाई दिए। मुझे भय हुआ कि कहीं वह सिंह मुझे ही न खा जाए। इसी भय से मैंने बाग में जाना छोड़ दिया। महाराजा ने सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, मंत्री, निसंकोच होकर अपने बाग में लौट जाओ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सिंह तुम्हारे बाग तक आया था। किंतु वह न तो बाग को कोई हानि पहुंचा सका, न कोई पत्ता तोड़ सका, न कोई फल खा सका। वह सिंह थोड़ी देर वहां रहा और फिर निराश होकर लौट गया। मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी मालती की मर्यादा की चारों ओर ऐसी सुदृढ़ दीवार है जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसके पश्चात मंत्री सीधे अपनी ससुराल गया और पत्नी मालती को अपने साथ ले आया। इस प्रकार बिना मंत्री पत्नी की मर्यादा पर आंच आए सारा विषय सुलझ गया और दरबार में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को वास्तविकता का आभास तक नहीं हुआ। यह कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी खिड़की में बैठे वीर से कहा, बताओ खिड़की, इस कथा में सबसे बड़ा कौन है? राजा जिसने पश्चाताप किया, मंत्री जिसने मौन रखा, या सुलोचना जिसने बिना शोर बिना आरोप मर्यादा बचा ली? खिड़की में बैठे वीर ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मुझ पर कितने वर्षों की धूल जमी है। न तो मुझे कभी साफ किया गया और न ही रंगा गया। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आपको बता सकूं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। रानी की खिड़की पर बैठे वीर की बात सुनकर रानी मौनवती एक बार फिर स्वयं को रोक न सकी और क्रोध मंत्री की पत्नी मालती को पाने के लिए आतुर महाराजा के लिए एक एक क्षण युगों के समान प्रतीत हो रहा था। जब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि मंत्री यात्रा पर निकल चुका है, तब महाराजा ने इत्र आदि लगाकर अपने शाही अश्व पर सवार होकर मंत्री के निवास की ओर प्रस्थान किया। जिस समय महाराजा मंत्री के घर पहुंचा, उसी समय मालती स्नान कर अपने गीले केशों को आंगन में बैठकर सुखा रही थी। राजा को देखते ही वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। महाराजा ने हाथ उठाकर मालती का अभिवादन स्वीकार किया। मालती ने पूछा, महाराज, आज इधर कैसे आगमन हुआ? महाराजा बोले, विशेष कार्य नहीं, बस इस मार्ग से गुजर रहा था। सोचा कि अपने प्रिय मंत्री के घर कुशलक्षेम जानता चलूं। मालती ने महाराजा को सम्मान पूर्वक आसन दिया और सेवा भाव से उत्तम पकवान बनाकर परोसे। महाराजा वहां भोजन के लिए नहीं आया था। उसने थोड़ा बहुत ग्रहण किया और अपने कुटिल भाव प्रकट करते हुए उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी। राजा के दुष्ट अभिप्राय को मालती पहले ही भांप चुकी थी। वह एक बुद्धिमती और पतिव्रता नारी थी। राजा के आगमन मात्र से ही वह समझ गई थी कि उसने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है, जिससे वह अपने अनुचित उद्देश्य को सिद्ध कर सके। मालती बोली, महाराज, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? सिंह वन का राजा होता है। क्या वन के राजा को ये शोभा देता है कि वो जूठा खाए और गंदगी में मुख मारे? जब न्याय करने वाला ही अन्याय करने लगे तो प्रजा किसके पास जाए? महाराज, आपको ये शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की पत्नी से इस प्रकार की बातें करें। मालती के मुख से यह विवेकपूर्ण और नेत्र खोल देने वाले वचन सुनकर महाराजा अत्यंत लज्जित हुआ। उसे अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। उधर मंत्री धर्मपाल कुछ ही दूर गया था कि उसे स्मरण आया, राजा का दिया हुआ पत्र तो वह घर पर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपने अश्व की दिशा मोड़ी और तीव्र गति से घर की ओर लौट पड़ा। जब मंत्री घर पहुंचा और द्वार के बाहर महाराजा का अश्व देखा तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई। उसे सब कुछ समझते देर न लगी। उसने मन ही मन यह मान लिया कि उसकी पत्नी राजा के साथ क्रीड़ा कर रही होगी। उसका रक्त खौल उठा, किंतु फिर भी उसने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। मंत्री चुपचाप भीतर गया, पत्र उठाया और बिना किसी को देखे, बिना कुछ कहे सुने घर से निकल गया तथा राजा द्वारा बताए गए स्थान पर पत्र पहुंचा दिया।
पत्र सौंपकर जब मंत्री महाराजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने उसे पुरस्कार स्वरूप बहुत से हीरे जवाहरात प्रदान किए। मंत्री वे सभी आभूषण ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दे आया। पत्नी ने पूछा, यह सब कहाँ से आया? इस निर्जन वन में यह स्त्री कहाँ से आ गई? उसने उसे पुकारा परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। जिज्ञासावश वह उठकर पास गया। तब उसे ज्ञात हुआ कि वह कोई स्त्री नहीं बल्कि लकड़ी का एक पुतला है। सुनार को समझने में देर नहीं लगी कि यह खाती और दर्जी की कारीगरी का परिणाम है। उसने मन ही मन कहा, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी अपने औजार हैं। यह सोचकर उसने अपने औजार निकाले और रात्रि के तीसरे पहर के अंत तक सुंदर आभूषण बनाए तथा उस मूर्ति को पहना दिए। अब ब्राह्मण के पुत्र की पहरा देने की बारी आई। सुनार ने उसे जगा दिया और स्वयं सोने चला गया। जब ब्राह्मण पहरा देने लगा तो उसकी दृष्टि भी उस पुतले पर पड़ी। वह सोचने लगा कि इतनी रात गए इस बियाबान में यह स्त्री कहाँ से आ गई। वह भी उस स्त्री की मूर्ति के समीप गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसे सब कुछ समझने में अधिक समय नहीं लगा। उसने मन ही मन डरा सुपाजी में कहा, वाह, कितना अद्भुत कार्य किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सब मिलकर मेरी परीक्षा ले रहे हों। इसके बाद उसने अपनी तंत्र मंत्र की सामग्री निकाली और रात्रि के चौथे पहर के अंत तक अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान से उस लकड़ी के पुतले में प्राण डाल दिए। अब वह लकड़ी का पुतला एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो चुका था। जब प्रातः काल हुआ तो शेष तीनों मित्र भी जाग गए। अपने सामने इतनी सुंदर युवती को देखकर उन्होंने ब्राह्मण से उसके विषय में पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें पूरी कथा सुनाई और कहा, मैंने अपने मंत्रों की शक्ति से इस पुतले को जीवन प्रदान किया है, अतः अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह सुनकर खाती के पुत्र ने कहा, नहीं मित्र, मैंने इसे गढ़ा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, यह मेरी पत्नी बनेगी। दर्जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैंने इसे इतने सुंदर रेशमी वस्त्र पहनाए हैं, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है। सुनार के पुत्र ने कहा, यह कैसे संभव है? मैंने इसे सुंदर आभूषण पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी पत्नी बनेगी। इस प्रकार उस सुंदर स्त्री के लिए चारों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने हार से कहा, भाई, रानी के हार, अब तुम ही बताओ, उस स्त्री पर सबसे अधिक अधिकार किसका था? रानी के हार पर बैठे वीर ने कहा, महाराज, मैं तो रानी का एक तुच्छ सहारा हूँ, जिसे रानी जब चाहे पहन लेती हैं और जब चाहे त्याग देती हैं। मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं यह निर्णय कर सकूं कि उस स्त्री पर किसका अधिकार अधिक है। रानी मौनवती हारे हुए वीर की यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई, किंतु उन्होंने अपना क्रोध भीतर ही भीतर दबा लिया और कुछ भी नहीं बोली। जब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि रानी मौनवती मौन है और रात्रि के चौथे पहर की समाप्ति में अब बहुत कम समय शेष है, तब उन्होंने कुछ क्षण विचार कर कहा, सुनो, रानी के हार, उस स्त्री पर सबसे बड़ा अधिकार उस ब्राह्मण के पुत्र का है, जिसने उसमें प्राण फूंक कर उसे जीवित किया। राजा की यह बात सुनते ही रानी के हार पर बैठे वीर ने तुरंत कहा, अद्भुत, हे राजन, आपने कितना उत्तम न्याय किया है, आपकी जय हो। हारे हुए वीर ने कहा, राजा विक्रमादित्य की जय हो। शेष तीनों वीरों ने भी एक स्वर में राजा विक्रमादित्य की जय जयकार आरंभ कर दी। वाह, क्या अद्भुत न्याय है। यह सुनते ही रानी मौनवती, जो अब तक अपने क्रोध को दबाए बैठी थी, सहसा फूट पड़ी और बोली, यह कैसी जय जयकार है, यह तो पूर्णतः गलत न्याय है। राजा विक्रमादित्य, आप स्वयं को न्यायप्रिय कहते हैं, आपके इस न्याय पर तो लज्जा आती है। मुझे समझ नहीं आता कि संसार में आपका यह न्याय कैसे प्रसिद्ध हो गया। यह निर्णय पूरी तरह धर्म के विरुद्ध है। रानी मौनवती ने आगे कहा, ब्राह्मण ने उस पुतले को जीवन दिया, अर्थात उसने उसे जन्म दिया, इस प्रकार वह उसका पिता हुआ। तो क्या पिता का अपनी ही पुत्री से विवाह करना धर्मसम्मत हो सकता है? इससे बड़ा नीच कर्म और क्या हो सकता है? खाती ने उसे गढ़ा, अतः वह भी पिता समान हुआ। सुनार ने उसे आभूषण प्रदान किए, इसलिए वह मामा समान हुआ। धर्म के अनुसार एक स्त्री केवल उसी पुरुष की पत्नी हो सकती है जिसने उसे वस्त्र पहनाकर उसकी लज्जा की रक्षा की हो। दर्जी के पुत्र ने उसे वस्त्र पहनाए थे, अतः धर्मानुसार वह कन्या दर्जी की पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य ने रानी की समस्त बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर शरारतपूर्ण। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में